कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। I hope you all are very well. So guys, in today's video I am going to tell you about अव्यय। ये हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, तो चलिए जल्दी से इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि अव्यय किसे कहते हैं। तो जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो वो बनते हैं अ प्लस व्यय। अ मतलब न और व्यय मतलब खर्च। यहाँ हम इसका मतलब लेंगे बदलाव या परिवर्तन, ठीक है। यानी इन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अ प्लस विकारी अर्थात जिनमें कोई विकार ना हो, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, क्रिया प्लस विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक, शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक, मन के भावों यानी हर्ष, शोक, घृणा को प्रकट कर रहे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। निपात, जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। तो आई होप गाइस ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे से अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण के 4 भेद। तो क्रिया विशेषण क्या था? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। अब इसके 4 भेद। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल से ही पता लग रहा है कि यहाँ समय की बात होगी, यानी जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण, इससे आपको जल्दी समझ आएगा। साक्षी हर रोज पढ़ाती है, आखिर बारिश आज होगी। तो यहाँ हर रोज और आज ये समय का हमें बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आप कभी कभी, हमेशा, रोज, अभी, सभी, कल, लगातार इसके उदाहरण में आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ट्रिक टू फाइंड क्या रहेगा इसके अंदर कि क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब आप कब लगाकर प्रश्न कीजिए। जैसे साक्षी कब पढ़ाती है? हर रोज। आखिर बारिश कब होगी? आज, ठीक है। तो ये था हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिससे क्रिया के होने के समय का पता चले। सेकंड, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ स्थान से पता लग रहा है कि यहाँ क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में हमें पता चलेगा। उदाहरण, हरियाली चारों ओर फैली है। अब यहाँ इधर उधर, वहाँ, ऊपर नीचे, आसपास, दूर, आगे पीछे, इसके उदाहरण में आप शामिल इन्हें कर सकते हैं। ट्रिक टू फाइंड यहाँ क्या रहेगा कि क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब आप प्रश्न कीजिए, हरियाली कहाँ फैली है? कहाँ फैली है? चारों ओर, ठीक है। तो यहाँ क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में हमें पता चल रहा है। तो यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी मात्रा, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चले वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण, यानी साक्षी बहुत हंसती है, वह कम खाता है। अब यहाँ बहुत और कम, ठीक है। अब यहाँ कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, आप इसके उदाहरणों में इन्हें शामिल कर सकते हैं। ट्रिक टू फाइंड यहाँ क्या रहेगा कि क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब आप प्रश्न कीजिए, साक्षी कितना हंसती है? बहुत। वह कितना खाता है? कम। यानी यहाँ हमें क्रिया की मात्रा के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी विधि, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि के बारे में पता चले वहाँ आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण क्या रहेगा? वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे। अब यहाँ अचानक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र, या आप इसके उदाहरणों में शामिल कर सकते हैं। अब ट्रिक टू फाइंड यहाँ क्या रहेगा कि क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब आप प्रश्न करके देखिए, वह कैसे चलता है? कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो यहाँ हमें क्रिया के होने की विधि के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
तो ये थे हमारे क्रिया विशेषण के 4 भेद। अब आपको एक और बात बता दूं, क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है। यदि विशेषण शब्द क्रिया से पहले आए तो वहां होगा क्रिया विशेषण, और यदि संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता बताए तो वहां होगा विशेषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अव्यय का सेकंड भेद, संबंध बोधक। क्या था कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं तो वहां संबंध बोधक होता है। अब इसके भेद कितने हैं ये देख लेते हैं। पहला है काल बोधक, यानी से पहले, के बाद, के आगे। एग्जाम्पल देखते हैं। राम से पहले श्याम घर पहुंचा। अब यहाँ से पहले आया तो होगा काल बोधक। स्थान बोधक, यानी के ऊपर, के नीचे, के बाहर। घर के बाहर दुकान है, के बाहर, तो यहाँ स्थान का बोध हुआ हमें, तो यहाँ होगा स्थान बोधक। यहाँ काल का हुआ तो काल बोधक। ठीक है। अब एक बात आपके दिमाग में आई होगी, आप कहोगे मेरे को कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण और स्थान बोधक में क्या अंतर है। अब जैसे स्थानवाचक में क्या था कि क्रिया के होने के स्थानीय दिशा के बारे में पता चलता था, लेकिन यहाँ संबंध बता रहे हैं। अब वो क्या था, इधर उधर, वहाँ, ऊपर नीचे, आसपास, दूर, आगे पीछे। अब यहाँ भी क्या है, ऊपर नीचे बाहर, लेकिन यहाँ संबंध बता दिया, के ऊपर, के नीचे, के बाहर। वो सिंपल था। यहाँ हम का के की लगाकर उदाहरण यहाँ देंगे। ठीक है। तो ये इसमें अंतर था थोड़ा सा जो आपको समझने की जरूरत थी। दिशा बोधक, अब दिशा के बारे में बताएंगे। के पास, के सामने, के आसपास। मैं घर की तरफ चल पड़ी, की तरफ, यहाँ दिशा का बोध हो रहा है तो दिशा बोधक। फिर आगे साधन बोधक, यानी के कारण, के द्वारा, के सहारे। चाकू के द्वारा फल काटा, तो यहाँ के द्वारा आया तो हम लिखेंगे साधन बोधक। हेतु बोधक, के अलावा, के बिना, के सिवाय, यानी परिवार के अलावा मेरा कौन है। अब यहाँ के अलावा आया तो हम लिखेंगे हेतु बोधक। संग बोधक, यानी के साथ, के संग, संग से पता लग रहा है, यानी साक्षी के साथ पढ़ो। अब यहाँ के साथ आया तो संग बोधक। आगे विरोध बोधक, विरोध से पता लग रहा है के खिलाफ, के विरुद्ध, कानून के खिलाफ कुछ मत करना। अब यहाँ के खिलाफ आया तो विरोध बोधक यहाँ आ जाएगा। आगे समता बोधक, समता यानी समानता, के समान, के जैसा, माँ के जैसा कोई और नहीं है। अब यहाँ के जैसा आया तो यहाँ हम लिखेंगे समता बोधक। तो ये थे संबंध बोधक के भेद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है समुच्चय बोधक। क्या था, शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। अब इसके आगे 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण यानी समान प्लस अधिकरण, यानी समान आधार। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम कहेंगे समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। ठीक है। अब इसके आगे भेद है संयोजक। पहला, वे शब्द जो 2 वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मानव भीतर गया, एक हो गया, वो भीतर गया। कुर्सी उठा लाया, ये एक हो गया। अब इन्हें जोड़ कौन रहा है, और जोड़ रहा है। मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया। अब यहाँ ये यूज कर सकते हैं आप इसके उदाहरणों में, अर्थात, एवं, वे। ठीक है। आगे विकल्पक, जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दिखाते हैं वहां विकल्पक होगा, यानी चुपचाप बैठो, या तो चुपचाप बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। ठीक है। उसने विकल्प दिखा दिया तो चुपचाप बैठ जाओ या फिर बाहर चले जाओ। अब यहाँ आप यूज कर सकते हो अथवा, नहीं तो, इसके उदाहरणों में। आगे विरोधवाचक, जो पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वहां विरोधवाचक होगा। एग्जाम्पल, आकाश में बादल छाए हैं। अब बादल तो छाए हैं, वो उसके अर्थ का विरोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वर्षा नहीं हो रही। ठीक है। अब यहाँ लेकिन आया। ठीक है। आप यहाँ पर, परंतु, बल्कि इसके उदाहरणों में यूज कर सकते हैं। आगे परिणामवाचक, जो वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करें वहां होगा परिणाम वाचक। जल्दी चलो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। अब परिणाम बता रहा है ना, जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। अब यहाँ नहीं तो आया है, आप अन्यथा, इसलिए, ताकि भी इसके उदाहरणों में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा समानाधिकरण के भेद। आगे उसका समुच्चय बोधक का सेकंड भेद, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। वी प्लस अधिकरण, यानी वी का मतलब अलग, अधिकरण का मतलब आधार, अलग आधार।
जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वहां व्याधिकरण समुच्चय बोधक आता है। ठीक है, इसके भेद कौन से? कारणवाचक, जिससे वाक्य में कार्य कारण का हमें पता चले वहां होगा कारणवाचक। एग्जाम्पल, वह जल्दी नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा जल्दी? क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। अब हम यहाँ हमें कार्य कारण का पता चला। क्या पता चला कि वह जल्दी क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। अब यहाँ क्योंकि यूज हुआ है, आप इसलिए या चूंकि भी इसके उदाहरणों में शामिल कर सकते हैं। संकेतवाचक, जो शर्त या संकेत प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, यदि वर्षा नहीं हुई, यदि वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा? तो फसल नष्ट हो जाएगी। ये संकेत दे रहे हैं हमें, तो यहाँ संकेतवाचक होगा। आप यद्यपि या तथापि भी इसके उदाहरणों में शामिल कर सकते हैं। स्वरूपवाचक, जिसका प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए, वहाँ स्वरूपवाचक होगा। यानी अभिलाषा मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुरा रही है? यानी वह मान गई है, इसलिए वह मुस्कुरा रही है। अब यहाँ यानी आया है, अब अर्थात या मानो भी इसके उदाहरणों में शामिल कर सकते हैं। लास्ट, उद्देश्यवाचक, जिससे कार्य के करने के उद्देश्यों का पता चले। ठीक है, वहाँ होगा उद्देश्यवाचक। एग्जाम्पल, सुबह सैर पर जाया करो। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? कि ताकि शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, अब यहाँ ताकि आया है, आप जिससे भी इसके उदाहरण में शामिल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। अब आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक, ये क्या था? मन के भावों यानी हर्ष, शोक, घृणा को प्रकट कर रहे शब्द। ये हमारा अव्यय का 4th भेद है। अब मन के भावों के आधार पर इसके 8 भेद हैं। ठीक है भाई। विस्मयादि बोधक यानी क्या? अरे, ओह। हर्षबोधक, आहा, वाह, शाबाश। शोक या पीड़ा बोधक, हाय, उफ, आह। घृणा, तिरस्कार बोधक, परे हट, छी। चेतावनी बोधक, सावधान, हटो, बचो। स्वीकृति यानी हाँ, अच्छा। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, सुखी रहो, दीर्घायु रहो। संबोधन बोधक, अरे, हे, सुनो। तो ये थे हमारे मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक के 8 भेद। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है। आपको, आप इनमें से कोई भी यूज़ करोगे तो वहाँ उसके पीछे आपको एक्सक्लामेटरी साइन यूज़ करना है। जैसे शाबाश, तुमने कितना अच्छा पढ़ाया। ठीक है, तो चलिए लास्ट देख लेते हैं अव्यय का भेद 5th, निपात। ठीक है, अब ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। यानी किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, तो वहाँ निपात आता है। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। अब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख निपात कौन कौन से हैं? ही, भी, सा, भर, तो, केवल या मात्र। अब एग्जाम्पल देखते हैं। कमल ने ही फूल तोड़ा है। अब ये सिंपल हो सकता था कि कमल ने फूल तोड़ा है, लेकिन यहाँ अर्थ पर विशेष बल देने के लिए निपात जोड़ा है। यानी कमल ने ही फूल तोड़ा है कि उसने ही फूल तोड़ा है। अब आगे, मयंक भी मेरे साथ गया था। ये भी सिंपल हो सकता था कि मयंक मेरे साथ गया था, लेकिन यहाँ निपात लगा दिया गया कि मयंक भी मेरे साथ गया था। यहाँ पर अर्थ पर विशेष बल यहाँ दे दिया गया है, तो यहाँ क्या होगा? निपात आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था भाई मेरा तरीका आपको अव्यय और अव्यय के भेदों के बारे में बताने का। आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।